हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षांत टेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 8 का विषय हिंदी व्याकरण में पाठ हिंदी वर्ण व्यवस्था, जिसका पार्ट 2 आपके सामने उपस्थित है। इसके पहले पार्ट 1 आप लोगों को हमने दिया था, आप लोग पढ़े भी हैं और आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझे भी होंगे। मैं एक बार रिकैप करता हूं पार्ट 1 का। हमने उसमें देखा वर्णमाला में कुल 52 वर्ण व्यवस्थित रूप से रखा गया है, जिसमें वर्णमाला की परिभाषा हुई कि वर्णों के विधिवत क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि वर्णमाला में 52 वर्णों को स्वर वर्ण 11, 2 अयोगवा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और तवर्ग, यह 25 व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व तथा तीनों स, तलावे स, दंते स और मूर्धन्य स तथा ह, ये उस व्यंजन है 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 4। इस तरह से इन सब का योग 52 होता है। यही कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला के सदस्य हैं। फिर हमने वर्ण की परिभाषा देखी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, जैसे हिंदी में 52, अंग्रेजी में 26। ठीक इसी तरह से स्वर वर्ण की परिभाषा के बाद और व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हम लोगों ने स्वर के भाग या स्वर के भेद को हमने पढ़ा। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है या जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये कुल 4 हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। जबकि दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण हर स्वर से दुगुना समय में हो, अर्थात जिन स्वरों को बोलते समय हर स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। कौन कौन? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इस तरह से 7 और 4 11 कुल स्वर वर्णों की संख्या हो गई। जबकि प्लुत स्वर जब अधिकांश बोलने में प्रयोग किया जाता है, जब ओम या फिर राधे, कृष्णा हम गान के रूप में, गीत के रूप में या कविताओं में जब टान लेते हैं, गजल गायकी वगैरह में जब हम टान लेते हैं और आ का उच्चारण अधिक समय तक करते हैं, तो वह प्लुत स्वर कहलाता है, जिसे एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस पार्ट में हम व्यंजन तथा व्यंजनों के प्रकार को पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं छात्रों? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिन्हें यूं समझ लीजिए छात्र कि जिन वर्णों को, मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी हो या विवाह समारोह हो, इस तरह का कोई फंक्शन है और उसमें आप अपने मित्रों को बुला सकते हैं। एक मित्र को बुलाए, वो मित्र आया और आपको सहयोग दिया, तो सहयोग दिया तो आपका काम हो गया, आपका काम आसान हो गया। अतः वह जो मित्र है वो आपका सहयोगी है और उसके सहयोग से आपका काम हो रहा है। ठीक उसी तरह से व्यंजन वर्ण का मित्र स्वर है और स्वर वर्ण जब आकर सहयोग दे देता है तो काम हो जाता है, व्यंजन बन जाता है। लेकिन जिन वर्णों को स्वर वर्ण आकर सहायता नहीं प्रदान करता, उन्हें
क्या कहते हैं, जब स्वर वर्ण सहायता नहीं प्रदान करता तो उन्हें हल वर्ण कहते हैं। यह जो वर्ण है यह वर्ण हल वर्ण है। यह वर्ण कौन सा वर्ण है, हल वर्ण। और इसी में जैसे ही अ आकर अपना सहयोग देता है, यह सहयोग दिया तो यह पूर्ण रूपेण क बन गया। यह क पूर्ण व्यंजन बन गया, यह पूर्ण व्यंजन बन गया। जबकि अगर स्वर सहायता नहीं देता, यूं समझ लीजिए कि अगर आपने अपने मित्र को बुलाया लेकिन वो आया नहीं, किसी कारण से वो आ नहीं सका, किसी कारण से मतलब उपस्थित नहीं हो पाया और आपको सहयोग नहीं दिया, तो वहां उसी तरह से अगर आकर के इसे सहयोग नहीं दिया तो यह हल है, और जैसे ही सहयोग दे दिया तो यह पूर्ण व्यंजन बन गया। यानी जिन वर्णों को स्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती उन्हें हल वर्ण कहते हैं, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार पर आते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हैं। यह उच्चारण स्थान, देखिए व्यंजनों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, और श्वास वायु के प्रवाहित होने के आधार पर, अर्थात 3 प्रकारों से हम व्यंजन वर्ण को विभाजित करते हैं। इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, तो स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय फेफड़े से आने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय फेफड़े से, अर्थात जब हम बोलते हैं तो इतना तो तय है कि हमारे फेफड़े से हवा बाहर आती है, और जब फेफड़े से हवा बाहर आती है तो कहीं ना कहीं टकरा रही है, क्योंकि स्वर बिना टकराए हुए निर्बाध रूप से आता है, इसीलिए स्वर वर्ण को स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। उसे कहीं टकराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्पष्ट अपने से स्वतंत्र रूप से आता है, अतः उसे स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। जबकि व्यंजनों के उच्चारण में हमें सहायता लेनी पड़ती है, वह टकराते हैं बोलने के समय, उच्चारित होने के समय। तो ये कहां टकरा रहे हैं, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं ये, तो कवर्ग के केस में हम देखते हैं, कवर्ग में कि कंठ से आकर जब फेफड़े से बोलते हैं हम, तो हवा जो बाहर आती है वह कंठ से टकरा करके तब निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। यह कंठ से बोला जा रहा है, उच्चारण स्थान इसका कंठ हो रहा है, अतः इसे कंठव्य वर्ण भी कहते हैं कवर्ग को। इनकी संख्या 5 होने की वजह से यह कवर्ग के 5 व्यंजन हैं। चवर्ग तालु से बोला जाता है, यह भी 5 है। टवर्ग मूर्धा से बोला जाता है और इनकी संख्या 7 है। अड़ और अढ़ भी मूर्धा से बोला जाता है। जब जीव को उलट के हम मूर्धा से स्पर्श कराते हैं तब ट वर्ग की उत्पत्ति होती है। ट, ठ, ड, ढ, अड़, और अढ़, यह मूर्धा से बोला जाता है, अतः इनकी संख्या 7 है। ट वर्ग दांत से बोला, दांत के स्पर्श से, ट, ठ, ड, ध, न, ये दांत के स्पर्श से बोला जाता है, इसलिए इसे दंतव्य वर्ण भी कहते हैं।
और एक जो नहीं दिख रहा है, दर्शित नहीं हो पा रहा है, वो प वर्ग या प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। प फ ब भ म। छात्रों, एक कवि और हास्य कवि चुस्की लेते रहते हैं। हास्य कवि अपने व्यंग के माध्यम से, व्यंग्यात्मक माध्यम से समाज का मनोरंजन के तो करते ही हैं, साथ में कुछ मैसेज भी देते हैं, कुछ संदेश भी दे जाते हैं। जैसे एक कवि ने बड़ी बारीकी से सुंदर सा एक मैसेज दिया था, जो कि याद करने में बहुत ही आसान होता है कि प वर्ग की 5 ये जो सदस्यों की संख्या है, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो कवि ने इसे हास्य में परिवर्तित करते हुए कहा कि दो दोस्तों के बीच वार्तालाप कराते हुए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, अरे यार, पता है तुम्हें आजकल तो लड़कियां पापा जी नहीं बोलती। उसने बोला, अच्छा, मैंने तो बहुतों को सुना है पापा जी बोलते हुए, तो 20वीं शताब्दी की थी, 21वीं की नहीं थी। 21वीं की लड़कियां अब पापा नहीं बोल रही है, डैडी बोल रही है, डैडी। बोले, अच्छा, वो क्यों? पापा क्यों नहीं बोल रही है, डैडी क्यों बोल रही है? ये पता नहीं है तुम्हें? अरे पापा कहने में ओठ से ओठ सकता है, लिपस्टिक मिटक जाएगी ना, इसलिए डैडी कहती है। डैडी कहने में ओठ से ओठ नहीं सकता है, अर्थात स्पर्श नहीं करता है, तो डैडी कह के काम चला देती है। चलिए, ये मनोरंजन की बात थी। प वर्ग के 5 सदस्यों का उच्चारण दोनों ओठों को सटने से होता है, अतः इसे ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ओठों के स्पर्श, अर्थात जब फेफड़ों से आने वाली हवा कंठ माने क वर्ग, तालु च वर्ग, मूर्धा ट वर्ग, दांत त वर्ग तथा ओठ प वर्ग जब स्पर्श कर रही है, तब इनका उच्चारण बाहर निकलता है, हमारे मुख से, मुखमंडल से प्रकाशित होता है, अतः इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि स्पर्श होने से ही इसका उच्चारण हो रहा है। आशा है समझ गए होंगे छात्रों। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ का पूरी तरह स्पर्श मुख के जीभ, तालु, दांत या ओष्ठ के निकट आने से होता है। माने पूरी तरह से ये स्पर्श नहीं करता, निकट आने से होता है, तब इनका उच्चारण जो होता है जीवा के निकट आने से होता है। य, र, ल, व पूर्ण रूप से सटता नहीं है, जीवा निकट जाता है और ये उच्चारण हो जाते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य तथा व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर सेमी वॉवेल, य और व अ के उच्चारण जैसा ही प्रतीत होता है, अतः इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जबकि यह अंतस्थ व्यंजन है। पुष्प व्यंजन, अब देखिए छात्रों, कई छोटे छोटे प्रश्न हैं इसके अंदर। जैसे इनमें से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है? प, क, म, य। य होगा, य के जगह पर अगर व हो गया तो व होगा। य और व अर्ध स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है, अर्थात ये न पूर्णतः स्वर होते हैं और न पूर्णतः व्यंजन होते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी जैसे महसूस होते हैं, कनेक्टिंग लिंक लगते हैं, अतः इसे अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण न पूर्णतया स्वर जैसा और न ही पूर्णतया व्यंजन जैसा, दोनों की मिलीजुली सरकार बनती है। इसीलिए इसी आधार पर इसे अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्थात अर्ध व्यंजन और अर्ध स्वर, आधा स्वर आधा व्यंजन, आधा आधा, न पूरा स्वर न पूरा व्यंजन, सो इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व, जिसमें य और व 2 अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगला है तीसरा उष्ण व्यंजन।
जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा तेजी से मुंह में रगड़ खाती उष्मा उत्पन्न करे उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। झगड़ा तो हर घर में होता है, भाई भाई से, बहन बहन से, बहनें तो झोटा बढ़ा के झोटा झोटी कर देती है। मैंने आप लोगों को नहीं कहा, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो कभी झगड़ा नहीं करते, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं करना चाहिए, जबकि यह तो प्राकृतिक है। तंग करने का तो उसे नाता है, ये बिना गाना गाया भी तंग करते रहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा तेजी से मुंह में रगड़ खाती है, ये सही जीवा और मुंह के अन्य भागों में भी स्थितियां उत्पन्न होती है। कभी कभी वहां झगड़ा नहीं तो रगड़ा जरूर हो जाता है, और जब रगड़ खाती है तो उस व्यंजन निकल जाता है मुंह से और उष्मा उत्पन्न करे, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। सलगम, षटकोण, सपेरा सांप और हल, ये रगड़ खाने की वजह से उष्मा उत्पन्न करती हैं, और उष्मा उत्पन्न करने की वजह से इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। यह व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार होता है। किस आधार पर, किस दृष्टिकोण से? तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। यह कुल 33 हो गए। 25, 4, 29, 4, 33। यही 33 मूल व्यंजन कहलाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि कुल व्यंजनों की संख्या 35 है। आइए अब स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। छात्रों, यह 8th क्लास में नए तरीके से पढ़ना है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह फिर पुनः 10th क्लास में आपको इससे प्रश्न आते हैं, बोर्ड में भी प्रश्न आते हैं। अतः यहाँ पर समझे रहेंगे तो कम मेहनत में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अघोष व्यंजन, इसमें कई प्रश्न हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से अघोष कौन सा है, या क को क्या कहा जाता है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। कई छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं। अतः इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, और तनिक सा ध्यान दे करके तनिक मेहनत करने से आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। एकदम आसान है। व्यंजन स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रियों में, माने तंत्रियां जिससे हमारी आवाज हमारा बाहर निकल रहा है, वह तंत्रियां, उसमें कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। यह कौन कौन से हैं जिनमें कंपन नहीं होता? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। छात्रों, मैंने पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटी बातें हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में कई बातें छुपी हुई हैं, क्योंकि यही तो नींव की वह ईंट है जिसके ऊपर साहित्य का बिल्डिंग खड़ा है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा स और स, यानी ये तीनों स, तलावे स, दंते स और तलावे स, मूर्धन्य स और दंते स। पहला और दूसरा, अर्थात पहला और दूसरा कौन कौन? तो क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और ये तीनों स। यानी कुल अघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी पांचों वर्ग के 2-2 वर्ण
10 और ये 3 13। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13 है। कौन कौन से 13 है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी क ख च छ ट ठ त थ और प फ तथा 3 व्यंजन उष्ण व्यंजन के स स स। यह 13 जो व्यंजन है अघोष हैं। क्यों अघोष है? क्योंकि इन्हें बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती और स्वर में तंत्रियों में कंपन उत्पन्न न होने के कारण ही इसे अघोष, जो घोषणा के बगैर हो यानी कंपन के बगैर हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन स्वरों का, जिन वर्णों का उच्चारण, स्वरों नहीं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में बिना कंपन हुए हो वह अघोष व्यंजन है, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, होने के वजह से हो या होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। सघोष को ही घोष व्यंजन भी कहते हैं। अगर अघोष और सघोष में अंतर स्पष्ट करने को आता है प्रश्न में, तो आसानी से आप इन दोनों हिस्सों को लिख देंगे और हमारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न न हो वो अघोष, और जिन वर्णों को बोलने में, उच्चारण करने में, बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो वह सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो जो इसमें छूटा है वही इसमें लिया गया। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन और ह जो इसमें का निकला है, यानी कौन कौन सा? तो तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा अघोष हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। यानी क वर्ग में यूं समझ लीजिए एकदम आसानी से, क और ख, च और छ, प्रत्येक वर्ग का पहला दोनों वर्ण, पहला और दूसरा, यह अघोष है, जबकि बाकी के तीनों सघोष हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ड़, ड, ध, न, ब, भ, म। इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और अंतस्थ व्यंजन के 4, 15, 4, 19 और 1 ह 20, अर्थात 20 और 13 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 33 मूल व्यंजनों की संख्या हमारी आ जाती है। यानी कुल जो मूल व्यंजन है वह अघोष और सघोष में इस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं हमारे व्याकरण के आधार पर। आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए, अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 अक्षर यानी पहला और दूसरा क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ तथा तीनों स, तलावे से मूर्धन्य स, दंते स, ये कुल मिलाकर के 13 होते हैं। ये 13 व्यंजन अघोष हैं जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती, जबकि जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो वह सघोष या घोष कहलाती हैं। यह प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, ध, न और ब, भ, म तथा चारों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और एक ह। अर्थात अगर छात्रों अगर ये प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अघोष व्यंजनों की संख्या सघोष व्यंजन से अधिक है या सघोष व्यंजनों की संख्या अघोष व्यंजन से अधिक है, सघोष व्यंजनों की संख्या अघोष से अधिक है। यह स्वर तंत्रियों के आधार पर, जिस स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो सघोष, न हो तो अघोष। सघोष 20 है, अघोष 13 है।
अब वायु श्वास की मात्रा, वायु की मात्रा के आधार पर पेन चेंज कर ले, गुलाबी ले लेते हैं। वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, यानी पहले उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के तीन प्रकार हुए, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। फिर स्वर तंत्रियों के आधार पर अघोष और सघोष, और उसके बाद वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार हुए, कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण ठीक उसी तरह से अघोष और सघोष जिस तरह से आप समझे, उसी तरह से अल्प प्राण और महाप्राण को समझ लेंगे, वर्णमाला का झमेला खत्म हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प माने थोड़ा, अल्प माने होता है कम। जिन व्यंजनों को बोलने में कम वायु निकले मुंह से अधिक वायु नहीं निकलती है, यानी कम किसी स्थिति में निकलेगा तो टकराएगा कम, सीधे आएगा ज्यादा, तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा छात्रों एकदम आसानी से पकड़ने के लिए थोड़ा सा गणित में हम चलते हैं, और सर आपको पढ़ाए होंगे स्टीप नंबर, स्टीप करना है तो 1 1 स्टीप करना है, 1 3 5, ये चीज है। ये क्या हो रहा है? एक एक नंबर को स्कीप किया है, जस्ट वही स्कीप नंबर्स यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क, ग और अंग, क, ग और अंग, या च, ज और य, ट, ड और अर। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तथा अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल और व अल्प प्राण व्यंजन है। यानी अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? तो 3 करके हैं, 5, 15 प्लस 4 अंतस्थ यानी 29। यह वर्ण जो है यह अल्प प्राण है। जबकि महाप्राण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यहां जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, और यहां पर जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी अल्प प्राण कम, अल्प मने कम, अल्प प्राण मने कम वायु निकलती है, तथा महाप्राण मने महा मने अधिक होता ही है। तो महाप्राण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, मुंह से अधिक वायु, अर्थात अधिक तभी निकलेगी जब घर्षण होगा या कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न होगा तो अधिक निकलेगी। अधिक वायु जब निकलती है तो वो महाप्राण कहलाता है। ये कौन कौन से वर्ण हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा जो बच गए हैं इधर से, दूसरा और चौथा, यानी कि ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, द और ब, भ। ये 2, 4, 6, 8 और 10 तथा
तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19। यहां 19 वर्ण हो रहे हैं ना, 15 और 4 19, जबकि यहां पर 2, 4, 6, 8 और 10 तथा तीनों स और ह माने ऊष्म व्यंजन, यहां पर अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 3 वर्ण। कौन कौन? स्किप नंबर के साथ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 15 वर्ण वो हो गए और 4 आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। यह अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन। य और ल, जैसा कि इसके पहले भी हम पढ़े, यह अंतस्थ इसलिए कहा जाता है कि यह सीधे उत्पन्न होती है, इसमें कम रुकावट आती है, जिसमें य और व को अल्प, य और व को सेमी वॉवेल यानी कि अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनमें कम वायु का उत्पादन होता है, जबकि अधिक वायु निकलती है महाप्राण में। तो यह पांचों वर्ग के 2-2 करके 10 और ये 4 14, 19 और 14 इनको जोड़ दिए तो 9, 4, 13, 3 और 2, 1, 1, 2 और 1 3, या 33 मूल व्यंजनों की संख्या हो गई हमारी। इसीलिए मूल व्यंजनों की संख्या हम जोड़ते हैं 33। इसमें कौन सा व्यंजन, जो 35 व्यंजन हम पढ़े थे इसके पहले, उसमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो अढ़ और अढ़, यह दो जो द्विगुण था, यह इसमें नहीं है। बाद बाकी 33 जो ये व्यंजन हुए, यही हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं। छात्रों, एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 35, 37, 39। छात्र यहां उलझ जाते हैं, लेकिन उलझना बिल्कुल नहीं है, एकदम 33 पर टिक लगाना है और वही सही होगा, क्योंकि मूल व्यंजन आपके सामने है, इस तरह से ही वर्गीकृत किया गया है और व्याकरण एकदम साफ सुथरा सीधा है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब व्यंजन के प्रकार में अतिरिक्त व्यंजनों को देखते हैं। अतिरिक्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और आगत व्यंजन है। ये अतिरिक्त हैं, अर्थात मूल व्यंजनों से अलग व्यंजन है, जिनकी आवश्यकता हमारे साहित्य में है, इनके बगैर काम चलने वाला नहीं है। और यूं समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट अंकल नहीं है, इनडायरेक्ट अंकल हैं वर्णों के। कैसे? अब इनके बगैर हमारे हिंदी साहित्य में काम क्यों नहीं हो सकता, यह इसे समझने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के परस्पर मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के परस्पर मिलने से जिन व्यंजनों का उत्पादन होता है वो संयुक्त व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, ये दोनों व्यंजन अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए, छ क स से मिलकर बना है, जिसमें स पूरा और क आधा, त्र त और र से, य ज और य से, छ से क्षेत्र क्षमा, त से त्रिशूल त्रिदेव, य से ज्ञानी यज्ञ और स से श्री श्रवण। ये चारों जो वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ और स, यह चारों संयुक्त मूल संयुक्त व्यंजन है, जिन्हें हम अपने व्याकरण सम्मत अपने वर्णमाला में शामिल किए हैं। यह 4 हैं, घसक इधर आ गया है, ये 4 व्यंजन है। जबकि इनके अलावा
और भी व्यंजन ऐसे हैं जो जुड़ते हैं, जैसे क ख मक्खन मक्खी, क त भक्त वक्त, क सत्य अमर्त्य, द विद्या उद्यान। इस तरह से और भी हैं, उदाहरण स्वरूप मैंने इतने लिए हैं, लेकिन और भी, अर्थात दो अलग अलग व्यंजन जब आपस में युक्त होकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो इस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और इसको उच्चारण कैसे करेंगे? तो मान लीजिए हम मक्खन लिखे हैं, अगर कोई कहता है कि बोल के बताइए कि मक्खन कैसे लिखा जाएगा, तो म क ख संयुक्त न मक्खन, म क ख संयुक्त न। क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा? तो क स संयुक्त एकले त्र क्षेत्र। त्रिशूल कैसे लिखा जाएगा? तो तोरा संयुक्त स में उ की मात्रा और ल त्रिशूल। इस तरह से उच्चारण को हम करते हैं, अर्थात लिखने किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको बोलते हैं। बोलने से एक बेनिफिट होता है, फायदा होता है क्या कि जब हम वर्ण विच्छेद करने जाते हैं तो यही उच्चारण करने की आदत हमारा सहयोग देती है और वर्ण विच्छेद हम सही अच्छे भांति से अच्छे तरह से कर लेते हैं। द्वितीय व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जैसे एक ही व्यंजन हो और दोनों एक ही हो, एक साथ मिल रहा हो, जैसे क चक्की मक्का, चौच बच्चा कच्चा, टट लट्टू छुट्टी, लल से लल्लू उल्लू, डड से लड्डू गुड्डू, पप से चप्पल धप्पा, या एक ही व्यंजन, तो इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और एक चीज देखिएगा छात्रों, जब अलग अलग वर्ण युक्त होते हैं तो इन्हें संयुक्त कहा जाता है, जबकि एक ही वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें संयोग कहते हैं। इस मिलने की क्रिया को संयोग कहा जाता है। यह जो मिला, यह मिलने की क्रिया संयोग कहलाई। यह पापा मिला तो इसे संयोग कहे, जबकि यह मिलने की क्रिया संयुक्त कहलाई। अर्थात जब संयोग होता है तो द्वितीय व्यंजन का निर्माण होता है, जबकि जब संयुक्त होता है, जब दो वर्ण आपस में संयुक्त साथ में युक्त होते हैं तो दो अलग अलग वर्ण जब साथ में युक्त होते हैं तो संयुक्त बनते हैं, और जब दोनों एक ही वर्ण एक साथ युक्त होते हैं तो ये द्वितीय बनते हैं। आगत व्यंजन, जो वर्ण किसी अन्य भाषा से आकर हमारे हिंदी साहित्य का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे हिंदी भाषा शैली में प्रयुक्त होते हैं, वे आगत वर्ण कहलाते हैं। वे आगत कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ज फ, यह दोनों धर्मले से हमारे हिंदी साहित्य में प्रवेश कर चुके हैं और प्राय हर कहानी में दर्शित हो ही जाते हैं। इन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। यह फारसी लिपि से, उर्दू भाषा से, उर्दू भाषा, प्रत्येक भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसा कि हमने भाषा लिपि और व्याकरण में पढ़ा। तो ये फारसी लिपि के वर्ण हैं जो हिंदी के भाषा शैली में अपनी पैठ बना चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। वास्तव में संस्कृत के मूल शब्द और उर्दू के कुछ शब्दों को मिलाकर के ही हिंदी भाषा हमारे भारत में स्थापित हुई, अर्थात हिंदी हिंदुस्तान की भाषा तब बनी जब यह मिश्रित हुई, और उसके मिश्रण में यह दोनों वर्ण शुरू से ही हमारे वर्णमाला में शामिल हो गए हैं, जबकि इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। अभी तक यह उर्दू वर्णमाला के ही है, वह आगत वर्ण के रूप में इन्हें अपनाया गया है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इन्हें मुख्य रूप से मुख्य वर्णों का स्थान नहीं प्राप्त है। जैसे अब देखिए इनसे क्या होता है, तो शब्द जो बनाए जाते हैं उसका अर्थ कितना बदल जाता है।
जैसे अगर हम फ के नीचे हल्फ, यह जो बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता, और हिंदी में नुक्ता और उर्दू में इसे हल्फ कहा जाता है। और नुक्ता या हल्फ शब्द का भी प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, यानी कि इस बिंदु को, अगर फ के नीचे जो बिंदु है इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसका जवाब है नुक्ता या हल्फ। यानी कि फ के नीचे अगर नुक्ता नहीं है तो यह सांप का फन है। इस फन का अर्थ हो गया सांप का फन जो करता है। और जबकि अगर फ के नीचे नुक्ता है, हल्फ है, तो इसका अर्थ हो जाता है हुनर या ज्ञान। कितना अंतर, फ के नीचे सिर्फ एक बिंदु, इसीलिए तो कहा जाता है कि हिंदी की बिंदी भी बहुत कुछ बयां करती है। एक बिंदी माथे पर लग जाए तो कुछ और बयां करती है, और कदमों में लग जाए तो कुछ और बयां करती है। ये कदमों में लग के ही ये बयां कर रही है, और ऊपर लगती है तो उसका अर्थ तो आप देखे ही होंगे। घंटा, कंघी, कंघा, ऊपर बिंदु है, सब अलग अलग वर्ण है। यह आगत वर्ण का नजारा है और इसका इशारा है, जिसे पढ़ने और उसके अर्थ को समझने में अगर तनिक भी सावधानी हटी कि आपका दुर्घटना घटी या न घटे, इसलिए सावधानी न हटे, इस नुक्ता को पहचानना है। जरा, ये जरा है, जरा उच्चारण देखिए, जरा, और इसका उच्चारण है जरा, रगर के साथ, अर्थात उस व्यंजन के अंतर्गत ये आना चाहिए। अगर आता भी है आगत वर्ण, हिंदी वर्णमाला अपनाता भी है, तो निसंदेह यह ज या फ उसमें उत्पन्न कर रहा है, रगर उत्पन्न हो रहा है, निसंदेह यह उस व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो यह जरा है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जबकि जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा, जरा देना, जरा जीरा देना, जरा देना, और जरा देना माने बुढ़ापा, जरा। मोहन जी तो जरा हो गए, मोहन जी को बुढ़ापा आ गया। इस तरह से करके इन बातों को हम बोलने में, लिखने में प्रयुक्त करते हैं। आशा करते हैं छात्रों विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्णमाला के अंतर्गत मात्रा पर। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वरों के संकेत चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। स्वरों के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। चिन्हों को, व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी हम व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन, ये क क्या है? व्यंजन है, लिखते हैं तो स्वर को, ये स्वर है अ, जिसकी मात्रा ये है आ की मात्रा, तो इसे हम व्यंजनों के साथ जब युक्त कर देते हैं तो यह मात्रा बन जाता है, यह मात्रा बन जाता है। ये देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ये मात्राएं जो हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर युक्त होता है तो दो प्रकार से युक्त होता है। स्वरों को हम दो प्रकार से लिखते हैं, या तो उसके मूल रूप में, या तो फिर व्यंजनों के साथ जब जोड़ देते हैं तो उसकी मात्रा रूप में। अतः प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, प्रत्येक स्वर की एक अलग निश्चित मात्रा होती है, और स्वरों को हम दो रूपों में लिखते हैं। कौन कौन से रूप? पहला मूल रूप और दूसरा मात्रा रूप। पहला कौन सा? मूल रूप में, और दूसरा मात्रा रूप में। अगर हमें लिखना है आज तक, आज, तो
आज, यह आज जो है आ, ये मूल रूप में हुआ। जबकि अगर इसी को हम लिखते हैं साज, तो यह स चूंकि व्यंजन है और इसके साथ इसी आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यह आ यहां पर मात्रा के रूप में युक्त हो गया। यानी कि स्वरों को हम दो प्रकार से लिखते हैं, या तो उसके मूल रूप में या तो फिर उसके मात्रा रूप में। मात्रा रूप कब लिखते हैं और मूल रूप कब लिखते हैं? तो जब उसका उच्चारण हम मूल रूप में करते हैं तो मूल रूप लिखते हैं, और जब किसी व्यंजन के साथ जुट करके उसका उच्चारण करते हैं तो उसकी मात्रा रूप आ जाती है। जैसे अ की कोई अपनी मात्राएं नहीं होती, अतः मात्राएं कुल 10 हैं। 11 स्वर वर्ण, अ की कोई मात्रा नहीं, तो अ को छोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 11 - 1 = 10। ये 10 जो है मात्राएं होती हैं, यही 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिसका आप बखूबी प्रयोग करते हैं प्रतिदिन। लेकिन इन प्रयोगों के अंतर्गत जब आप भूल करते हैं तो वह भूल वर्तनी की अशुद्धियां कहलाती है, जो अगले पाठ में हमें पढ़ना है। वर्तनी की अशुद्धियां अर्थात हर्षिकार की जगह दीर्घकार, हर्षकार की जगह दीर्घकार, और कई छात्र तो ओकार का उकार लिख देते हैं और उनका गलत हो जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। आइए अब करते हैं अनुस्वार को। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? तो नाक से। नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है अनुस्वार को। इसे अंग, ये कौन कौन से हैं? अंग, य, अड़, न और म के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। यानी ये जो 5 अक्षर हैं, ये कौन से अक्षर हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतिम अक्षर हैं, और इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर भी कहते हैं। 5 अक्षरों के समूह को पंचमाक्षर। ये 5 अक्षर कौन है? तो कवर्ग का अंतिम अक्षर अंग, चवर्ग का अंतिम अक्षर य, टवर्ग का अंतिम अक्षर अड़, तवर्ग का अंतिम अक्षर न और पवर्ग का अंतिम अक्षर म। यह 5 वर्ण पंचमाक्षर कहे जाते हैं, जिनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जैसे कंठ, मंद, घंटी। अब यहां पर देखिए गंगा, यह जो है यहां पे क्या है? अड़ है, यहां पे न है, यहां पे अड़ है, यहां पे अंग है। और इस तरह से ये कैसे न अड़ अंग है, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यह संधि पाठ में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो यह इतना समझिए कि यह बिंदु अनुस्वार, यह अनुस्वार है, और अनुस्वार के रूप में इन 5 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, इसका उच्चारण लगभग ह के तरह होता है, ह के तरह समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि, यह विसर्ग वर्ण है। आ हसई दीर्घ हसई दीर्घ री ए ए ओ औ अंग
अ से कुछ ना, लेकिन अ से बहुत कुछ होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है और त के बाद लग जाने पर अतः, अर्थात इसलिए या इसी वजह से का अर्थ प्रस्तुत करता है। प्रातः यह प्रथम बेला, सूर्योदय के प्रथम बेला को प्रदर्शित करता है। पुनः दोबारा कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अगला है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। और ये वर्ण है छात्रों, दो वर्ण और हैं हमारे आगत के, एक है चंद्र और दूसरा है चंद्र बिंदु। यह अनुनासिक वर्ण है ना। इसका प्रयोग हम मान, चांद, हंस, ऊंट आदि जैसे शब्दों में करते हैं, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। कई बार कई जगह यह प्रश्न पूछा जाता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। चांद, मांग, ऊंट, जबकि वहां पर कंठ, मंद, घंटी, न का उच्चारण जो हो रहा है वह कहां से, नाक से हो रहा है। अनुस्वार को नासिक के वर्ण भी कहते हैं। और अंतिम है अयोगवा। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अयोगवा कहते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह है अन और अ। एक है अनुस्वार और एक है अनुनासिक। यह दोनों मिलकर के अयोगवा, अर्थात यह न स्वर है और न व्यंजन है, अतः यह अयोग, जिसका योग न स्वर में हो न व्यंजन में हो, अतः इसे अयोगवा कहते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और व्याकरण इतना वास्ट चीज नहीं है। हिंदी तो बड़ी ही सरल और सहज भाषा है। यह तो बड़ी प्यारी और सरल भाषा है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। बस एक चीज की अगर कमी हो जाए तो समझना आसान नहीं होता है। इस हिंदी से प्रेम की कमी हो जाए तो। हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है और यह सबका प्यार चाहती है, सबसे प्यार करती है। यह बहुत ही प्यारी और मधुर भाषा है। अतः इस भाषा का प्रयोग करने में हृदय स्वच्छता प्राप्त करता है और निर्मलता प्राप्त करता है। हिंदी हम गाना भी गाते हैं कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, मगर हिंदुस्तां में ही हिंदी हो गई गंवारा। ऐसा न हो। हिंदी व्याकरण सरल और सहज है, बस इसे प्रेम की आवश्यकता है। हिंदी कहती है कि मैं तो, भारत ही मेरा जन्मभूमि है और यहीं पर मेरा विस्तार हुआ है। हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 5 कदम आएंगे। हिंदी ऐसी भाषा है। आशा करते हैं आप लोगों को इस लेसन प्लान से, लेसन से, इस स्टडी से, आज के हिंदी से जरूर लगा हुआ होगा, जानने की इच्छा जागृत हुई होगी और आप अग्रसर होंगे इस तरफ। तो आप मन लगा के पढ़ें और अच्छा करने की सदैव कोशिश करें। अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ सदैव अग्रसर बढ़ने की कोशिश करें। यूं तो घरों में कई बातें होती हैं, विद्यालय में भी कई बातें होती हैं, आपस में, दोस्तों में, लेकिन जितना हो सके बिना मतलब की बातों से बचते हुए मतलब की बातों में मतलब रखें, ताकि मतलब के आदमी बने। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।